तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने एप्लीकेशन सुमित्राना बीएससी क्लासेस में। और आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं हर्डमानिया के बारे में। ठीक है, ये हमारा यूनिट सेकंड है और इस यूनिट सेकंड के अंदर हम लोग ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर, है ना, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया है। तो ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर एक सब फाइलम इंक्लूड किया गया है और इस सब फाइलम को हम लोग क्या नाम दिए बेटा? यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम का एक बहुत-बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है और इस सदस्य का नाम है हर्डमानिया। क्या नाम है बेटा? हर्डमानिया। और इस हर्डमानिया को हम लोग सी स्क्वाड्स के नाम से भी जानते हैं, मतलब समुद्री पिचकारी। ठीक है, समुद्र में ये पिचकारी छोड़ता है। कैसे छोड़ता है वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। तो इसको सी स्क्वाड्स कहते हैं। तो कभी-कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन-सा ऑर्गेनिज्म है जिसको सी स्क्वाड्स के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे सर हर्डमानिया। ठीक है? चलो, एक तरफ तो आप जैसा देख ही रहे होंगे कि इंग्लिश में पूरा आपको कंटेंट मिल जाएगा और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश मिक्स में आपको एक्सप्लेन करूँगा, पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। तो जितने भी साथी हमारे इंग्लिश मीडियम के हैं, लाइक हैं हिंदी मीडियम के, लेकिन एग्ज़ामिनेशन आप लोगों ने इंग्लिश में दिया था, तो आप लोगों के लिए क्लास सबसे बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है? तो यहाँ से आप जो भी मैं इधर पढ़ाऊँगा, इसी का ही कन्वर्ज़न इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। ठीक है? चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर हर्डमानिया के अंदर लिखा गया है कि सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में उन प्रोटोकॉर्डेट्स को इंक्लूड किया गया है जिनके केवल लार्वल स्टेज के टेल वाले भाग में रीजन में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा होगा यूरोकॉर्डेटा। इसको यूरोकॉर्डेटा क्यों कहते हैं? यूरोकॉर्डेटा, तो मैंने सभी को बताया था यूरोकॉर्डेटा, यूरो का टर्म लिया गया है किससे? टेल से, है ना? किससे लिया गया? कॉर्डल से। और कॉर्डेटा का मीनिंग लिया गया है नोटोकॉर्ड से, नोटोकॉर्ड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी टेल में केवल नोटोकॉर्ड पाई जाए, कहाँ? टेल रीजन में, केवल और केवल टेल रीजन में नोटोकॉर्ड पाई जाए, उन सभी सदस्यों को हम सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? तो वही बात यहाँ पर लिखी कि सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में उन प्रोटोकॉर्डेट्स को रखा गया है। प्रोटोकॉर्डेट कहने का मतलब प्रिमिटिव टाइप के कॉर्डेट्स हैं। रखा गया है जिनके केवल लार्वल स्टेज में, एडल्ट में भी नहीं, इनके एडल्ट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, याद रखिएगा। और लार्वा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और लार्वा में भी केवल और केवल इसकी पूंछ में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। तो एक बहुत विशेष प्रश्न बनता है यहाँ से, तो उसको आप समझ लीजिएगा कि बताया पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके लार्वा में नोटोकॉर्ड पाई जाती है लेकिन एडल्ट में नहीं? तो आप बोलेंगे सर हार्डमानी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे यहाँ से, तो बताते हुए चलूंगा। सेकंड पॉइंट देखिए बच्चों, लिखा हुआ है इस सब फाइलम में पाए जाने वाले सदस्यों की जो बॉडी है उसमें चारों ओर से, ठीक है, सदस्यों की बॉडी में चारों ओर से एक कवरिंग पाई जाती है, एक होल पाया जाता है जिसे टेस्ट या ट्यूनिक कहते हैं। और इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं बेटा? टेस्ट या ट्यूनिक कहा जाता है। टेस्ट बोलो या ट्यूनिक बोलो, ये इसकी कवरिंग है और ये हार्ड कवरिंग होती है। इसी कारण इन सब फाइलम के सदस्यों को क्या कहा जाता है बेटा? ट्यूनिकेट्स या ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। इसी कारण इस सब फाइलम के सदस्यों को ट्यूनिकेट्स कहा जाता है। ट्यूनिकेट्स क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि सर इसके बॉडी के ऊपर आप देख रहे हैं ना, बॉडी के ऊपर टेस्ट या ट्यूनिक नाम की कवरिंग पाई जा रही है और ये टेस्ट और ट्यूनिक नाम की कवरिंग काफी हार्ड होती है। कैसी होती है बेटा? हार्ड होती है, जिस कारण ही इन्हें ट्यूनिकेट कहा जाता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इस फाइलम यूरोकॉर्डेटा के सदस्यों में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जैसा कि आप देखते होंगे, आपने अपना सिलेबस देखा होगा, उसमें साफ-साफ मेंशन किया गया है कि हर्डमानिया में केवल और केवल रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इंक्लूड करके वही आपको पढ़ाना है। ऐसा नहीं है, मैं आपको यहाँ पर कुछ सिस्टम्स भी पढ़ाऊँगा इसके, ठीक है? तो यूरोकॉर्डेटा के सदस्यों में, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के सदस्यों में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव देखो, मेटामॉर्फोसिस 2 तरीके का होता है। एक होता है बेटा प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस और दूसरा होता है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसके विषय में मैंने पहले बताया हुआ है, जब सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा पढ़ा है, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो जाकर के क्लास देखिएगा। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा पढ़ाया था तो उसमें बताया था इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। तो मैंने प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव दोनों बताया था। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहने का मतलब होता है कि कोई एक लार्वल स्टेज से एक वेल डेवलप्ड स्टेज में ऑर्गेनिज्म चेंज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस कर रहा है। और रेट्रो मतलब होता है, रेट्रो माने होता है पीछे, यानी कि कोई एक वेल डेवलप्ड लार्वा था
वो एक सबसे घटिया प्रकार के एडल्ट में चेंज हो। मतलब लार्वा के अंदर जो फीचर्स पाए जा रहे थे, उस वो एडवांस फीचर्स थे इन कंपैरिजन टू एडल्ट में पाए जाने वाले फीचर्स। समझ में आ रहा है? यानी कि एक ऐसा लार्वा है जिसमें ऐसे फीचर्स पाए जा रहे हैं जो काफ़ी एडवांस हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब इसका एडल्ट ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके जब एडल्ट में चेंज हुआ, तो जो लार्वा के अंदर एडवांस फीचर्स पाए जा रहे थे, तो वो इसके एडल्ट से बिल्कुल मिलते-जुलते नहीं हैं। मतलब एडल्ट्स में इनसे भी प्रिमिटिव टाइप का कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे मेटामॉर्फोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक? तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के सदस्यों में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, जिस प्रक्रिया में हाईली डेवलप्ड लार्वा मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप के एडल्ट में चेंज हो जाता है। इसमें क्या होगा? एक जो हाईली डेवलप्ड लार्वा होगा, वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के या सिंपलेस्ट टाइप के एडल्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है? इतना याद रखोगे? चलो, अब हम बात करते हैं हर्डमानिया के क्लासिफिकेशन। तो सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा की कुछ खास बात आपने देखी, अब इसमें भी हम बात करेंगे हर्डमानिया के क्लासिफिकेशन की। इसकी बात करेंगे साथियों हर्डमानिया के क्लासिफिकेशन की, और क्लासिफिकेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण, है ना? और ये वर्गीकरण बच्चों आपका 2 नंबर में, 2 संख्या में पूछा जा सकता है। 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, केवल और केवल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जब आए तो सबसे पहले एक साइड आपको लिखनी है। क्या लिखना है? फाइलम लिख देना है, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, 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 फैमिली और जीनस। ठीक है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे फाइलम की। तो फाइलम क्या है इसका? कॉर्डेटा है। फाइलम क्या है बच्चों? कॉर्डेटा है। सब फाइलम की बात करें तो क्या है? यूरोकॉर्डेटा है। सब फाइलम क्या है? यूरोकॉर्डेटा। जाहिर सी बात है सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स की तो बात कर रहे हैं। क्लास की बात करें तो एसईडीसी, एसिडिएसी, इसको एसिडियंस के नाम से भी जाना जाता है, एसिडियंस, है ना? तो क्लास एसिडिएसी के कारण ही इन सदस्यों को, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के सदस्यों को एसिडियंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? और वहीं पर हम सब क्लास की बात करें तो प्लूरोगोना। तो क्लास इसकी हो जाएगी एसिडिएसी, सब क्लास हो जाएगा बेटा प्लूरोगोना, और ऑर्डर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? स्टोलिडो ब्रांकिया। ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टोलिडो ब्रांकिया, और फैमिली हो जाएगी पाइरू सॉरी पायूरिडी, पायूरिडी, पायूरिडी। इसको आप ऐसे पढ़ें पायूरिडी। ठीक है? तो इसका जो फैमिली हो जाएगा वो पायूरिडी हो जाएगा, और जीनस तो बेटा आपको पता है हर्डमानिया ही रहता है। जीनस क्या है इसका? हर्डमानिया है। इटैलिक अक्षर में लिखा जाएगा, मतलब तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा, और जीनस का पहला लेटर बड़ा होगा। ठीक है? जिसको हम लोग सी स्क्वाड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है? और अगर इसकी स्पीशीज़ की बात करें, तो स्पीशीज़ आप देखेंगे कि पूरे विश्व में हर्डमानिया की लगभग 12 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। कितनी? 12। तो देखते हैं भाई, लिखा हुआ है हर्डमानिया सी वाटर में। अब पहली बात तो हर्डमानिया कहाँ मिलेगा? तो ये सी वाटर में पाया, सी वाटर कहने का मतलब समझते हो बच्चों? सी वाटर कहने का मतलब होता है समुद्री जल। क्या होता है? समुद्री जल। तो ये समुद्री जल में पाया जाता है, पहली बात। तो हर्डमानिया इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड इन फॉर्म ऑफ यूरोकॉर्डेट्स इन सी वाटर। ठीक है? हर्डमानिया सी वाटर में मोस्ट कॉमनली फॉर्म में पाया जाने वाला यूरोकॉर्डेट होता है, जिसकी पूरे विश्व में 12 स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है? ऑफ विच 12 स्पीशीज आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में कितनी स्पीशीज पाई जा रही है? 12 स्पीशीज पाई जाती हैं। अब इन 12 स्पीशीज में केवल और केवल 4 जो स्पीशीज हैं वो हमारे भारत में हर्डमानिया की पाई जा रही है। ठीक है? तो देखिए लिखा हुआ है, इंडिया में टोटल इसकी 4 स्पीशीज पाई जाती हैं। इंडिया की हम बात करें तो इसकी हर्डमानिया की टोटल कितनी स्पीशीज पाई जा रही है? 4। जिसमें हर्डमानिया पैलिडा, ठीक है? जिसमें हर्डमानिया पैलिडा, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिसमें हर्डमानिया पैलिडा मोस्ट कॉमन फॉर्म में पाई जाने वाली स्पीशीज है। तो भारत में आप देखेंगे अधिकतर अधिकतर रूप से मोस्ट कॉमन फॉर्म में पाई जाने वाली स्पीशीज कौन सी बेटा? हर्डमानिया पैलिडा। ये आपको अधिकतर रूप से देखने को मिलेगी, हर समुद्री जल में आपको देखने को मिलेगी। अब हम हर्डमानिया के हैबिट और हैबिटेट की बात करते हैं भाई। इसका हैबिट हैबिटेट क्या है? मतलब आवास और स्वभाव स्थान क्या, आवास स्थान क्या है? तो देखिए लिखा हुआ है, हर्डमानिया मैराइन शॉलो वाटर में पाया जाने वाला एक सोलिटरी ऑर्गेनिज्म है। अब मैराइन शॉलो वाटर कहने को तो समझते हो? मैराइन कहने का मतलब हो गया समुद्री, शॉलो कहने का मतलब होता है उथला।
समुद्री उथला जल, जैसे गोवा वाले बीच पे अगर आप समुद्री के किनारे पर समुद्र के किनारे पर जाएँ, बीच पर जाएँ, तो उसको हम बोलते हैं वहाँ पर पानी कैसा होता है? उथला होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता। तो ज़्यादा गहराई में नहीं बल्कि थोड़े से उथले जल में ही मिलते हैं। तो मैराइन शैलो वाटर में पाया जाने वाला एक सॉलिटरी ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या होता है बेटा? एकल ऑर्गेनिज्म। एकल, ये कैसा होता है बेटा? एकल होता है, एकल ऑर्गेनिज्म, जीव। यानी अकेले जीवित अकेले रहने वाला, है ना? और शैलो वाटर कहने का मतलब क्या होता है? ये एकल हो गया, मैं लिख देता हूँ एकल जीव। और शैलो वाटर कहने का मतलब हो गया उथला, उथला पानी, ठीक है? और मैराइन मतलब समुद्र, समुद्री उथला पानी, है ना? में पाया जाने वाला एक सॉलिटरी जीव होता है। यह एक सेडेंटरी एनिमल होता है। सेडेंटरी कहने का मतलब समझते हो? स्थानबद्ध, स्थानबद्ध, स्थानबद्ध मतलब सेडेंटरी कहने का मतलब जो एक स्थान पर चिपका रहता है, एक स्थान पर पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? स्थानबद्ध कहते हैं, सेडेंटरी कहते हैं। जो अपने बॉडी के चौड़े आधार की सहायता से, बॉडी का इसका क्या है? चौड़ा सा आधार है, इसका जो बेस होगा वो काफी ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा, उसकी सहायता से किसी रॉक की सरफेस से अटैच रहता है, ठीक है? किसी रॉक यानी चट्टान से या किसी लकड़ी से क्या होगा? ये अटैच रहता है। और अपने बॉडी के आधार पर डेवलप होने वाले फुट की सहायता से, पाद की सहायता से सैंड में एम्बेडेड रहता है। और बॉडी के आधार पर जो डेवलप होने वाले, बॉडी के आधार पर, बेस पर जो डेवलप होने वाला फुट है, उसकी सहायता से ये मिट्टी में, सैंड में, रेत में धसा रहता है। ठीक? आगे देखिए लिखा हुआ है हर्डमानिया किसी एनिमी द्वारा, अगर मान लो कोई एक एनिमी आ गया इसके, ये बहुत विशेष पॉइंट है, इसको थोड़ा-सा समझिएगा। हर्डमानिया किसी एनिमी द्वारा, एनिमी मतलब दुश्मन, यदि कोई मान लो इसका कोई दुश्मन आ गया, ज़ाहिर-सी बात है समुद्र है, तो समुद्र में तो खतरा हर समय बना रहता है। तो हर्डमानिया किसी एनिमी द्वारा हार्म पहुँचने की कंडीशन में, है ना? अगर मान लो किसी एनिमी के द्वारा इस हर्डमानिया को नुकसान पहुँचाया जाए, है ना? या नुकसान पहुँचाया जाने वाला हो, या किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने पर, या कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके कॉन्टैक्ट में आ गया अचानक से, ये क्या करता है? अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके, ये क्या करेगा? अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके अपने ब्रोंकियल अपर्चर व अट्रियल अपर्चर, अब आप देखेंगे जो हर्डमानिया का स्ट्रक्चर है उसके बॉडी में 2 ऊपर की तरफ अपर्चर, अपर्चर माने होता है छिद्र, बायोलॉजिकल टर्म में अपर्चर को कहते हैं छिद्र, पोर पाया जाता है। तो जो ब्रोंकियल अपर्चर और जो अट्रियल अपर्चर, ये 2 पोर्स हैं, ये पाए जाते हैं। इनकी सहायता से क्या करता है? एक वाटर करंट प्रोड्यूस करता है। एक वाटर करंट, एक पानी की पिचकारी मारता है, ठीक है? एक पानी की पिचकारी मारता है, करंट प्रोड्यूस करता है, जिससे एनिमी क्या होता है? डर जाता है। अब ज़ाहिर-सी बात है कभी अचानक से आपके सामने ऐसे पिचकारी होली आ रही है, पिचकारी मारते हो तो एकदम ऐसे हो जाता है, डर गया, भीग गए, भीग तब भी जाते हो लेकिन डर गए। तो क्या हो गया? एनिमी क्या होता है? इसी तरीके से डर जाता है। और इसी स्पेशल कैरेक्टर के कारण हर्डमानिया को सामान्यतः सी स्क्वाड्स कहा जाता है। तो इसे सी स्क्वाड क्यों कहते हैं? ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्डमानिया को सी स्क्वाड क्यों कहा जाता है? तो आप कहेंगे सर हर्डमानिया को सी स्क्वाड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये समुद्र में पाया जाता है, समुद्री उथले जल में पाया जाता है, अगर ये किसी एनिमी के द्वारा परेशान किए जाने पर या एनिमी के द्वारा नुकसान देने पर या किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने पर, जैसे इसको खतरा महसूस होता है। आप सीधे कहें कि किसी एनिमी से इसको जब खतरा महसूस होता है, तो अपने बॉडी को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे ब्रांकियल अपर्चर और अट्रियल अपर्चर से एक पानी की पिचकारी या एक पानी की धारा निकलती है, वाटर करंट निकलता है ना? वाटर करंट निकलता है जिससे एनिमी या कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑर्गेनिज्म डर जाता है और ये अपनी सुरक्षा कर पाता है उस एनिमी से, ठीक? और इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं? सी स्क्वाड्स कहते हैं, बराबर? चलो, अब हम बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो हैबिट हैबिटेट हमने देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, ठीक? अब हम बात करेंगे बच्चों किसकी? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। तो हर्डमानिया बाहर से दिखाई कैसा पड़ता है ना? बाहर रूप से हर्डमानिया का स्ट्रक्चर कैसा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि हर्डमानिया के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को एक्सप्लेन करें। तो कैसे करना है? पहला पॉइंट लिखेंगे, इसकी बॉडी एक्सटर्नली ओवल या रेक्टेंगुलर शेप, कॉमा लैटरली कंप्रेस्ड होती है। इसकी बॉडी कैसी होती है बेटा? ओवल शेप होगी या रेक्टेंगुलर शेप होगी, पहली बात। दूसरी, लेटरल साइड पर, अगर आप इसके लेटरल साइड पर देखेंगे तो ये कैसा रहता है बेटा? काफी
कंप्रेस्ड रहता है, तो लेटरल साइड पर ये कंप्रेस्ड रहता है, कंप्रेस्ड होती है, जो लगभग 4 से 15 सेंटीमीटर लंबी, इसकी बॉडी कैसी होती है? 4 से 15 सेंटीमीटर लंबी और 4 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर थिक मोटी होती है। अगर आप हर्डमानिया की बॉडी को देखें तो कुछ ऐसा होता है। देख रहे हो? ये देखो हर्डमानिया का ये स्ट्रक्चर। इसमें आप देखिए ऊपर वाला बॉडी प्रॉपर कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है? फुट रीजन कहलाता है। ये फुट, ये सैंड में पोर्शन रहेगा, ये ऊपर रहेगा। ये ब्रांकियल अपर्चर है, ये आर्टेरियल अपर्चर है, ठीक है? ये अपर्चर है। इनसे ही क्या होता है? वाटर करंट बाहर की तरफ निकलता है, ठीक? इससे एनिमी डर जाता है और इसका जो पूरा साइज है वो कुछ इस तरीके से। अभी मैं आगे बताऊंगा, पूरा पहले पढ़ लेते हैं बच्चों, फिर मैं इसके डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, ठीक? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो आपको याद रखना है कि इसकी बॉडी के लोअर सरफेस में फुट पाए जाने के कारण, है ना, पाद पाए जाने के कारण बॉडी लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर तक लंबी दिखाई पड़ती है ना। तो फुट कोई काम नहीं करता, लेकिन फुट के पाए जाने के कारण इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है बेटा? वो कैसी होती है बेटा? 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी दिखाई पड़ती है। अगला पॉइंट, अच्छा, जो भी क्लास बेटा चल रही है इसकी पीडीएफ फाइल आपको तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल तो बनी है ना। और डेफिनेटली क्लास जैसे ही खत्म हो जाएगी और क्लास के खत्म होने के बाद में 1-2 घंटे बाद वीडियो लेक्चर आ जाएगा आपके मोबाइल इस एप्लीकेशन में। देन उसके बाद में कल तक ये पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है? और मैं कोशिश करूंगा कि कल से यदि मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा या मंडे से, तो डेफिनेटली अगली जो क्लास आएगी अगर इसी तरीके से रहेगी तो तुरंत के तुरंत ही पीडीएफ फाइल आपको साथ में ही मिल जाएगी। चलो आगे देखते हैं। हर्डमानिया की बॉडी जनरली पिंकिश कलर की होती है। कैसी होती है बेटा? पिंकिश कलर, हल्की सी गुलाबी कलर की शो करती है, जो इसकी स्किन के नीचे पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स के प्रेजेंस, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट ब्लड के कारण शो होती है। तो वो क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा अभी बताता हूँ। आप देखिए जो प्रिजर्व यानी रक्षित किए गए हर्डमानिया होते हैं, आप देखते हैं कि जो अगर आप कॉलेज में अपने पढ़ने जा रहे हैं तो कॉलेज में डेफिनेटली वहां पर प्रिजर्व यानी कि जो स्पेसमैन होते हैं उनको देख करके आपको बताना होता है ये क्या है। तो वो जो रक्षित किए गए हर्डमानिया होते हैं, प्रिजर्व किए गए हर्डमानिया होते हैं, ठीक है? हर्डमानिया के जो स्पेसमैन होते हैं वो येलो और ब्राउन कलर को शो करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ये बताओ एक्चुअल में जो हर्डमानिया का बॉडी का स्किन होता है वो कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर पिंकिश कलर का होगा। फिर वो पूछेंगे कि पिंकिश कलर क्यों होता है? भाई आप ये जो हर्डमानिया स्पेसिमेन देख रहे हैं, इस हर्डमानिया का जो कलर है वो येलो एंड ब्राउन कलर का दिख रहा है, लेकिन इसका कलर पिंकिश क्यों है? तो आप कहेंगे सर इसका कलर इसलिए पिंकिश है क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है, इसकी जो बॉडी की स्किन होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, और ट्रांसपेरेंट होने के कारण जो इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जा रही है वो साफ-साफ दिखाई पड़ती है, और ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है उसके कारण ही इसका कलर पिंकिश शो होता है। और एक वेनेडियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। वेनेडियम जो होता है एक स्ट्रक्चर है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। वो भी एक बात की बात है, बताता हूँ, ठीक है? तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हमने क्या कहा कि बॉडी लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब डिवीजन ऑफ बॉडी की बात करें भाई, अगर हम इसके बॉडी को डिवाइड करें, हर्डमानिया के बॉडी को हम डिवाइड करें तो कैसा दिखाई पड़ेगा? तो देखिए लिखा हुआ है, हर्डमानिया की बॉडी मुख्यतः 2 भाग में डिवाइड रहती है। कितने भाग में? 2 भाग में। पहला है मुख्य शरीर जिसको बॉडी प्रॉपर कहते हैं, और दूसरा है पाद जिसको फुट कहते हैं। तो पहला हमारा है मुख्य शरीर और दूसरा है पाद, फुट। हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा मुख्य शरीर की, बॉडी प्रॉपर की हम बात करेंगे। अब देखिए बॉडी प्रॉपर क्या कहता है ना? बॉडी प्रॉपर क्या कहता है? देखिए लिखा हुआ हर्डमानिया की बॉडी का मेन पार्ट बॉडी प्रॉपर के रूप में होता है, ठीक? जो टेस्ट या ट्यूनिक द्वारा कवर्ड रहता है। तो जो बॉडी प्रॉपर होता है उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग पाई जा रही टेस्ट या ट्यूनिक के रूप में, ठीक है? अगला पॉइंट, इसकी बॉडी में एक थिक स्किन लेयर जैसी संरचना पाई जाती है जिसे मेंटल लेयर कहते हैं, ठीक है? तो इसकी बॉडी में एक थिक स्किन लेयर जैसी मेंटल लेयर अरेंज रहती है। बॉडी प्रॉपर के बोथ एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं या अरेंज रहते हैं, जिन्हें साइफोन कहते हैं। अब आप देखिए बॉडी प्रॉपर के जो दोनों एंड्स हैं ना, बॉडी प्रॉपर के जो दोनों एंड्स हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में क्या होता है बेटा? एक नलिका रूपी संरचना में अरेंज रहते हैं, और इस नलिका रूपी संरचना में ये जो अरेंजमेंट है
इसी को हम क्या कहते हैं, साइफोन कहते हैं। एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, साइफोन कहते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है हर्डमानिया की बॉडी में एक ब्रांकियल साइफोन व एक अट्रियल साइफोन पाया जाता है। मैंने क्या बोला, ब्रांकियल अपर्चर और अट्रियल अपर्चर। अपर्चर को हम साइफोन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर्डमानिया की जो बॉडी है, हर्डमानिया की बॉडी में एक ब्रांकियल साइफोन और एक अट्रियल साइफोन पाया जाता है। ये दोनों साइफोन बॉडी के बाहर की ओर एक ओपनिंग द्वारा ओपन होते हैं, जिन्हें ब्रांकियल अपर्चर व अट्रियल अपर्चर कहते हैं। ठीक है, तो जो साइफोन पाया जा रहा है बॉडी के अंदर, लाइक इस तरीके से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दिए हैं, साइफोन। तो बाहर की तरफ ये अपर्चर के रूप में खुल रहा है और ये क्या है, साइफोन के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जिन्हें ब्रांकियल अपर्चर और अट्रियल अपर्चर कहते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिख लीजिए। इनमें से कॉमनली ब्रांकियल अपर्चर, इनमें से कॉमनली ब्रांकियल अपर्चर को हर्डमानिया का माउथ तथा अट्रियल अपर्चर को एनस के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल रूप से अगर पूछा जाए कि भैया हर्डमानिया का माउथ किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर हर्डमानिया के माउथ को हम लोग ब्रांकियल अपर्चर के रूप में जानते हैं और अट्रियल अपर्चर को हम एनस के रूप में जानते हैं, क्योंकि ब्रांकियल अपर्चर से क्या होता है, वाटर बॉडी के अंदर जाता है और अट्रियल अपर्चर से वाटर बॉडी के बाहर निकल जाता है। ठीक, अब हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे टेस्ट और ट्यूनिक की। भाई इसके बॉडी के चारों तरफ जो हार्ड कवरिंग पाई जा रही है वो कैसी होती है, वो भी तो देख लें। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए लिखा हुआ है हर्डमानिया व अन्य एसिडियंस की बॉडी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के द्वारा क्लोज्ड रहती है ना, कवर रहती है, जिसे टेस्ट और ट्यूनिक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चा, टेस्ट और ट्यूनिक कहा जाता है। इसकी बॉडी के चारों ओर एक हार्ड कवरिंग के पाए जाने के कारण हर्डमानिया व अदर एसिडियंस को ट्यूनिकेट भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बेटा, ट्यूनिकेट्स कहा जाता है। हर्डमानिया में पाया जाने वाला टेस्ट या ट्यूनिक, ठीक, तो परमानेंट होता है, ठीक होगा और हमेशा के लिए बॉडी में पाया जाएगा। लेकिन यंग स्टेज में पाया जाने वाला टेस्ट और ट्यूनिक ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आप हर्डमानिया की यंग स्टेज को देखें तो उसमें जो टेस्ट या ट्यूनिक पाया जा रहा है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब आप आसानी से हर्डमानिया की बॉडी के अंदर झांक सकते हो, है ना। हर्डमानिया की बढ़ती हुई एज के साथ ये ट्रांसपेरेंट टेस्ट कैसी हो जाती है बेटा, ओपैक हो जाती है, अपारदर्शी हो जाती है, फिर आपको बॉडी के अंदर कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। हर्डमानिया के बॉडी के कुछ स्थानों पर टेस्ट एब्सेंट होता है। खास बात, कुछ स्थानों पर क्या होता है, टेस्ट एब्सेंट होता है तथा कुछ स्थानों पर यह समय समय पर रिप्लेस होता रहता है। तो कुछ स्थानों पर टेस्ट पाया ही नहीं जाता और कुछ स्थानों पर समय समय पर क्या होता है, टेस्ट रिप्लेस होता रहता है, वहां पर नया मतलब नया टेस्ट बनने लगता है। आगे देखिए लिखा हुआ हर्डमानिया में पाया जाने वाला टेस्ट बॉडी के मेंटल पार्ट से सेपरेट रहता है। तो जो बॉडी यहां पर पाई जा रही है, इस बॉडी के मेंटल पार्ट से, इस बॉडी का जो मेंटल है, ये बॉडी का मेंटल है, इस मेंटल से ये जो टेस्ट है या जो ट्यूनिक है, ये क्या होता है बेटा, ये जो ट्यूनिक है टेस्ट है, इससे अलग रहता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कॉमनली टेस्ट लेदर लाइक 4 से 8 मिलीमीटर थिक, 4 से 8 मिलीमीटर थिक मोटा होता है, जो अपनी एक्सटर्नल सरफेस पर झुर्रीदार मतलब रिंकल्ड होता है। ठीक है, अपनी एक्सटर्नल सरफेस पर। तो अगर आप बाहरी रूप से इसको देखेंगे तो इसकी एक्सटर्नल सरफेस को झुर्रीदार रूप में दिखाई पड़ती है। आगे बढ़े, देखिए लिखा हुआ टेस्ट केमिकली ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्रोड्यूस होता है। तो बहुत बहुत विशेष है ये जो टेस्ट है या ट्यूनिक है, ये किससे बनता है, तो आप कहेंगे सर ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट, ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, ये निर्मित होता है, जो सेलुलोज लाइक मटेरियल होता है, जो मुख्य रूप से सेलुलोज के जैसा मटेरियल होता है, लेकिन सेलुलोज नहीं होता, एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट होता है, याद रखना। टेस्ट अपनी स्ट्रक्चर में एक मटेरियल के रूप में होता है। टेस्ट जो होता है ये अपनी संरचना में एक पदार्थ या मटेरियल के रूप में होता है, जिसमें अनेक फाइब्रिल्स, कैलकैरियस स्पिक्यूल्स, ब्लड वेसल्स और ब्लड कार्पसेल्स अरेंज रहती हैं। ठीक है, और इसमें पाए जाने वाले स्पिक्यूल्स अपने साइज के आधार पर मेगा स्क्लेयर और माइक्रो स्क्लेयर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहां पर जो स्पिक्यूल्स पाए जा रहे हैं बेटा, स्पिक्यूल्स याद रखिएगा, ये स्पिक्यूल्स साइज के आधार पर, बड़े और छोटे होने के आधार पर, मेगा स्क्लेयर्स मतलब बड़े और माइक्रो स्क्लेयर्स मतलब छोटे स्पिक्यूल्स के रूप में मिल रहे हैं। ठीक, आगे देखिए लिखा हुआ है हर्डमानिया में टेस्ट एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की रूप में कार्य करता है, लेकिन इसके साथ साथ यह रेस्पिरेशन में भी सहायता करता है। तो हर्डमानिया में टेस्ट केवल प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि इसके अंदर
रेस्पिरेशन कराने के लिए भी जिम्मेदारी लेता है या जिम्मेदार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम बात करते हैं सेकेंड पोर्शन, दिस इज एट्रियम। एक तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है लिखने के लिए, तभी मैंने इतना ज्यादा इसमें आपको पढ़ा है, 3 स्लाइड में करीबन कंप्लीट किया। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट आ जाता है इस पे लिखने के लिए, है ना, और आ सकता है लिखने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा जो हमारा अट्रियम वाला पोर्शन है, इस पे भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। ठीक, तो लिखते हुए चलिएगा सभी लोग। देखिए लिखा हुआ है, हर्डमानिया की बॉडी में बॉडी प्रॉपर व मेंटल के मिडिल में एक कैविटी अरेंज रहती है। हर्डमानिया के बॉडी में बॉडी प्रॉपर व मेंटल के मिडिल में, समझने का प्रयास करें। मैंने बताया हर्डमानिया के बॉडी में जो बॉडी प्रॉपर पाया जा रहा है और जो मेंटल है, ठीक है, मेंटल और जो बॉडी प्रॉपर है, इसके मध्य में एक कैविटी पाई जाती है और इस कैविटी को हम क्या कहते हैं बेटा? एट्रियम कैविटी कहते हैं। जैसे ये बॉडी है और ये मेंटल है, इसके बीच में ये क्या है? अट्रियम कैविटी। इस कैविटी की प्रेजेंस के कारण हर्डमानिया की बॉडी में सीलोम कैविटी मोस्टली घट जाती है। तो हर्डमानिया की बॉडी के अंदर जो सीलोमिक कैविटी है वो मोस्टली कम हो जाती है और अट्रियम कैविटी लार्ज साइज की होती है जो बॉडी के आउटसाइड अट्रियल अपर्चर द्वारा ओपन होती है। ठीक है, तो बॉडी के आउटसाइड में अट्रियल अपर्चर द्वारा क्या होती है बेटा? ओपन होती है। और अट्रियम कैविटी में बॉडी के मोस्टली इंटरनल ऑर्गन अरेंज रहते हैं। और जो अट्रियम कैविटी यहाँ पर पाई जा रही है ना, अट्रियम कैविटी, इस अट्रियम कैविटी के अंदर बॉडी के मोस्टली इंटरनल ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं। अभी डायग्राम दिखाएंगे अंदर का, तब समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड पोर्शन कौन है हमारा? फुट। तो एक तो बॉडी प्रॉपर हो गया, बॉडी प्रॉपर में आपने टेस्ट ट्यूनिक को देखा, एट्रियम को देखा। अब हम बात करेंगे फुट रीजन की। ठीक है, लिखा हुआ हर्डमानिया की बॉडी का लोअर पार्ट फुट कहलाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इसका जो लोअर भाग है वो फुट कहलाएगा, जो टेस्ट द्वारा प्रोड्यूस एक्सटर्नली हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ये टेस्ट द्वारा ही निर्मित होता है और एक काफी हार्ड स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट होता है। सामान्य रूप से टेस्ट 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा डिफरेंट शेप वाला हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट शेप वाला स्ट्रक्चर होता है जो हर्डमानिया के बॉडी को सैंड में इम्बेडेड होकर सीधे रहने में सहायता प्रदान करता है। तो इसका कोई शेप नहीं है, ठीक है, ये किसी भी शेप का हो सकता है, बस इसका मेन फंक्शन होता है कि हर्डमानिया के बॉडी को सैंड में धस करके उसको सीधा खड़े रहने में सहायता प्रदान करता है। अतः फुट हर्डमानिया के बैलेंसिंग ऑर्गन, अतः जो फुट होता है वो हर्डमानिया के बैलेंसिंग ऑर्गन, बेटा मैंने क्या बताया, फुट जो होता है वो हर्डमानिया के बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में काम करता है। तो ये बात समझ में आई यहां तक सभी को? फुट जो होगा वो हर्डमानिया के अंदर बैलेंसिंग ऑर्डर के रूप में काम करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो डायग्राम यहां पर आप देख रहे हैं ना साथियों, ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम बना हुआ है हर्डमानिया का, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। ये किसका है बेटा? हर्डमानिया। ये इस तरीके से आपको हर्डमानिया का डायग्राम देखने को मिलेगा, बराबर। अब आप यहां पर देखें तो हर्डमानिया की बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अपर वाला, लोअर वाला। अपर वाले रीजन में आप देख रहे हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, अपर वाले रीजन में जो स्ट्रक्चर है इसको अपन लोग बोलते हैं बॉडी प्रॉपर। ये वाला देखो यहां से डिवीजन दिया गया, ये वाला जो पोर्शन है ऊपर की तरफ ये बॉडी प्रॉपर कहला रहा है और नीचे वाला रीजन क्या कहला रहा है? फुट कहला रहा है। ये फुट किससे निकला बेटा? मेंटल से ही, मेंटल से ही ओरिजिनेट हुआ है। ठीक, या आप ऐसे कहें कि नीचे वाला वेंट्रल सरफेस है और ऊपर वाला डॉर्सल सरफेस है ना, वेंट्रल सरफेस, डॉर्सल सरफेस। तो ये वाला वेंट्रल सरफेस है, ये वाला डॉर्सल सरफेस है। या आप यूं कहें कि ये एंटीरियर रीजन है और ये पोस्टीरियर रीजन है। आप ऐसे बॉडी को डिफाइन कर सकते हैं, वेंट्रल सरफेस, डॉर्सल सरफेस। तो वेंट्रल सरफेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? पोस्टीरियर रीजन। वेंट्रल को ही तो पीछे वाला कहते हैं पोस्टीरियर, और डॉर्सल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीरियर सरफेस। डॉर्सल को एंटीरियर सरफेस कहा जा रहा है। तो यहां पर आप देखिए जो वेंट्रल पोर्शन है या पोस्टीरियर रीजन है, ये फुट वाला रीजन होता है। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा? फुट वाला है, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स के द्वारा अटैच है। बहुत सारे पार्टिकल्स यहां पर आते हैं। फॉरेन पार्टिकल मतलब मिट्टी के कण यहां पर पाए जा रहे हैं, राइट, सैंड में एम्बेडेड है और इसमें बहुत सारे स्पिक्यूल्स सब कुछ प्रेजेंट रहता है। ठीक, और ये वाला जो पोर्शन है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, ये वाला जो पोर्शन है ये, दिस इज द बॉडी प्रॉपर। इसको हम क्या बोलेंगे साथियों? बॉडी प्रॉपर बोलेंगे। और इसके अंदर खेला है क्या? यहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके से ब्रांचियल साइफोन, इस तरीके से ब्रांकियल साइफोन और अट्रियल साइफोन पाया जा रहा है। अगर इंटरनली आप देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं इतना सा पोर्शन कट किया गया है और कट करके ये सामने बनाया गया है।
और यहां पर आप देखिए ये वाला जो अपर्चर है, इस अपर्चर को हम लोग ब्रांकियल अपर्चर कहते हैं और ये वाले अपर्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अट्रियल अपर्चर कहते हैं। अब जब आप इसको कट करके यहां पर बना करके देख रहे हैं, मतलब इंटरनली थोड़ा सा आप ध्यान दें, तो आप यहां पर देखेंगे कि ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है, दिस इज इंटेस्टाइन। ये वाला रीजन क्या है बेटा, इंटेस्टाइन है। और इंटेस्टाइन से ही ये गोनेड्स क्या होते हैं, अटैच रहते हैं। इंटेस्टाइन से ये गोनेड्स क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। और ये तो इंटरनल है ना, ये बहुत सारी मसल्स यहां पर पाई जा रही हैं, बहुत सारी मसल्स, जिससे इसकी पूरी बॉडी अच्छे से कवर रहती है ना। बहुत सारी मसल्स पाई जा रही है जिससे पूरी बॉडी इससे अच्छे से कवर रहती है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो ब्रांकियल साइफोन है, ये इस तरीके से अटैच रहता है अट्रियल साइफोन से, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के रूप में। और ये ब्रांकियल अपर्चर के रूप में बाहर खुलता है, ये अट्रियल अपर्चर के रूप में बाहर खुलता है और इसको हम लोग अट्रियल साइफोन कहते हैं। ये वाला पोर्शन अट्रियल साइफोन, ये वाला पोर्शन ब्रांकियल साइफोन। ब्रांकियल अपर्चर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, माउथ कह सकते हैं, बिल्कुल। और अट्रियल अपर्चर को हम लोग क्या कह सकते हैं, एनस कह सकते हैं इसका, राइट। अट्रियल अपर्चर को क्या कह सकते हैं बेटा, एनस कह सकते हैं। तो ये वाला जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये क्या है बेटा, साइफोन है, साइफोन। अभी धीरे-धीरे जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम इसका पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ही पढ़ाऊँगा इसके बाद में, या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊँगा, जो भी सिस्टम पहले पहुँच जाएगा, उसको पढ़ा देंगे। तो तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा हार्डमानिया के बारे में, ठीक है? तो ये है बच्चों हार्डमानिया का स्ट्रक्चर और हार्डमानिया का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम लोगों ने हार्डमानिया के क्या-क्या पढ़ा। इसमें हम लोगों ने हार्डमानिया का क्लासिफिकेशन देखा। मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को बच्चों? यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, पहली बात क्लासिफिकेशन। फिर हमने हैबिट हैबिटेट आपको बताया, जिससे क्वेश्चन आपके बनते हैं, हैबिट हैबिटेट। फिर बच्चों हमने यहाँ पर आपको बताया है क्या? इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में 2 पोर्शन आपको बताया, एक तो इसका बॉडी प्रॉपर है, ठीक है? बॉडी प्रॉपर है और दूसरा इसका क्या है बेटा? दूसरा इसका फुट रीजन है, ठीक है? बॉडी प्रॉपर और फुट रीजन है, ये मैंने बताया और डायग्राम के सहायता से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आया है तो पढ़ते रहिए, नहीं आया है तो दोबारा से आप लोग उसको रिपीट करके देख लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।